नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में। तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है और हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का मोटिवेशनल कोटेज मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब से लिया है। तो कोटेज क्या है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जो हमें रात को आते हैं ना, वो सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं, अपना ड्रीम वो होता है कि जो हमें सोने ही ना दे, उसके प्रति इतनी लगन पैदा कर दे कि हमें सोने ही ना दे, वो होते हैं सपने। और उस सपने के पीछे हमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना चाहिए। चलिए, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने ग्राफ पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में और ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए, उनके डोमेन और रेंज भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब आज मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इसको शुरू करूंगा ताकि आपको पता तो चले कि क्वेश्चन कैसे, मतलब जैसे हमने जो ग्राफ किए थे उनका यूजेज कहाँ पर है। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको स्टार्ट करूंगा, फिर आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मैं पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इसमें से कौन सा सत्य होगा, कौन सा असत्य होगा, ट्रू और फॉल्स बताने हमें। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताने। पहला मैं लिख रहा हूं, पहला मैंने लिखा साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन कॉस 1 डिग्री, और इसी को मैंने दूसरे रूप में लिख दिया साइन 1 डिग्री लेस देन कॉस 1 डिग्री। इनमें से कौन सा सही होगा ये हमें चेक करना है। अब दिमाग में एक चीज आई, क्या कि सर हम तो साइन 0 की वैल्यू जानते हैं, कॉस 0 की वैल्यू जानते हैं, साइन 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू तो जानते हैं। 1 का कैसे पता लगाएं? नहीं पता हमें 1 का। तो 1 का नहीं पता तो फिर कैसे पता लगाएं? क्या क्वेश्चन को छोड़ दें हम? नहीं, क्वेश्चन को छोड़ना तो सीखा ही नहीं है ना, सीखा ही नहीं है क्वेश्चन को छोड़ना। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन छूट रहा है, अगर जीके का छूटता है चलता है, क्योंकि जीके इतना अथाह भंडार है कि उसमें अगर पर्टिकुलर में मेरी बात करूँ तो शायद मेरे से क्वेश्चन छूट भी जाए। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन छोड़ना मतलब पाप करना है, पाप नहीं करना है हमें। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब हमने जो ग्राफ पढ़े थे, ग्राफ को देखो भाई, साइन और कॉस दो चीज दी हुई हैं, तो साइन और कॉस दोनों का ग्राफ बनाओ ना, दिक्कत कहाँ रही है। देखो, मैं साइन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो साइन का ग्राफ ये होता है, ऐसे चलता है, ऐसे ही इधर चलेगा। अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊं तो कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो साइन का ग्राफ हो गया, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। मतलब साइन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है, जबकि कॉस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। अब मान लो मैं दोनों को मैंने मिक्सअप में बना दिया। मिक्सअप का मतलब एक ही जगह पर अगर मैं बना दूं, मान लो इसी पर तो मैंने ये साइन का बनाया और मैं दूसरा मार्कर ले रहा हूँ, दूसरे मार्कर से इसी पर मान लो मैं कॉस का बना दूं। ये मैंने बनाया कॉस का ग्राफ, ठीक है, ऐसे ये कॉस का ग्राफ बनाया मान लो। तो अब क्या होगा? अब देखो ये क्या बोल रहा है कि साइन 1 डिग्री और कॉस 1 डिग्री इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? साइन 1 डिग्री और कॉस 1 डिग्री। अब देखो मैंने क्या किया कि कंप्लीट ग्राफ को तो मैं मिटा देता हूं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहीं से पता चल रहा है। देखो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है, ये 0 और ये 1। तो इसमें बड़ा कौन सा है? क्लियर देखने से ही पता चल रहा है कौन सा बड़ा है, कॉस बड़ा है, देखने से ही पता चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर मान लो ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझो, मैंने पूरा ग्राफ बनाने के बजाय मैंने क्या किया, 90 तक का ग्राफ बना रहा हूं मैं, मतलब π/2 तक का ग्राफ बना रहा हूं। तो देखो π/2 तक का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो साइन का ग्राफ π/2 तक कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। फिर π/2 के बाद में वापस जाएगा और यहां पर आकर के पाई पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही तो बनता है। तो अब देखो, अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाना चाहूं तो कॉस का ग्राफ π/2 तक कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, π/2 तक। अब ये π/2 तक का ग्राफ है, इसका मतलब है देखो कॉस ऐसे ही तो बन रहा था, ये तो साइन का ग्राफ हो गया, तो साइन तो 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे करके घूमता रहता है, ठीक है। कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है तो ऐसे करके ये घूमता है। तो अब ये जो दोनों मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? 45 डिग्री पर मिलते हैं, 45 डिग्री पर मिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर 45 डिग्री से छोटा अगर कोई एंगल है, सॉरी अगर 45 से छोटा अगर कोई एंगल है
तो वहां पर साइन तो होगा छोटा, देख सकते हो साइन तो नीचे है, साइन का ग्राफ तो नीचे है और कॉस का ग्राफ ऊपर है। 45 से छोटे एंगल के लिए साइन की वैल्यू तो कम होती है और कॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही 45 से ऊपर जाओगे तो उस समय कॉस की वैल्यू तो डिक्रीज हो जाएगी और साइन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर वहां पर साइन बड़ा हो जाएगा, कॉस छोटा हो जाएगा। भाई हम ये भी जानते हैं कि साइन का जो ग्राफ है वो 0 से π/2 तक के बीच में निरंतर वर्धमान है। वर्धमान का मतलब बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग है, ठीक है। जबकि कॉस कैसा है, डिक्रीज है, डिक्रीज हो रहा है। अरे हमने जब ये सर्किल बनाया था तो इस सर्किल में भी तो हमने यही तो देखा था कि ये हो गया 1,0 और ये हो गया 0,1। हमने साइन को डिनोट किससे किया था, साइन किससे डिनोट हो रहा था, y से, और कॉस किससे डिनोट हो रहा था, x से। तो अब देखो कॉस किससे डिनोट हो रहा था, x से। तो देखो x तो क्या हो रहा है, यहाँ से 1 से लेके और 0 तक घट रहा है। हमने देखा था ना, लिखा भी था मैंने, पॉइंटों के रूप में लिखाया भी था, नोट्स में भी दिया मैंने कि कॉस है वो 1 से और 0 तक घटता है, किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जबकि ये क्या कर रहा है, 0 से और 1 तक बढ़ रहा है साइन, ठीक है, 0 से 1 तक बढ़ रहा है। तो अब घट रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ से अब क्लियर पता चल रहा है ना कि बड़ा कौन सा होगा, यहाँ से कॉस बड़ा होगा किससे, साइन से। 1 डिग्री है इसलिए, 1 डिग्री है इसलिए, अगर 45 से ज़्यादा होता तो फिर उसका उल्टा सही होता। तो कहने का मतलब इस सारे कंक्लूजन के थ्रू मैं ये कह सकता हूँ ना कि कॉस बड़ा है, इसका मतलब ये कथन तो होगा सत्य और ये कैसा होगा, असत्य। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइड करके वापस देखो, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, फिर मैं वापस समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब देखो ये वैसे मतलब अगर समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन ग्राफ के थ्रू हम इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप सोचोगे कि सर इतना टाइम लगाया ग्राफ में, नहीं, टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। टाइम लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि तुम आपको तो ऐसे ग्राफ बनाना था, बस ऐसे ग्राफ बनाना था और डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है। मैंने समझाया है, समझाने में टाइम लगता है, आया समझ? बस ग्राफ बना के तुरंत यहाँ से पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी के। तो ये ग्राफ के यूजेज हैं जिनके थ्रू हम बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बाकी ग्राफ हमें फंक्शन वगैरह और दूसरे चैप्टर में भी काम आएंगे, इसलिए मैंने बोला था कि ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, अब अगला लेते हैं। साइन 18 डिग्री ग्रेटर देन कॉस 18 डिग्री, और इसी का उल्टा मैं ले लेता हूँ, साइन 18 डिग्री लेस देन कॉस 18 डिग्री। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। इसमें प्रॉब्लम कैसे नहीं आनी है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर 45 से छोटा एंगल है उस सिचुएशन में कॉस बड़ा होता है और साइन छोटा होता है, इसलिए ये तो कैसा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ट्रू यानी सत्य, और ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स यानी असत्य। नहीं आया सर हमारे समझ में, कोई बात नहीं, ग्राफ से वापस देख लो। ये मैंने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ तो बना लिया मैंने कॉस का, ठीक, ये ग्राफ बना लिया मैंने साइन का, ठीक है। हमें तो केवल 90 तक से मतलब है, ठीक है। 90 तक क्या, 90 तक का ग्राफ ये रहा, मैं बाकी को मिटा देता हूँ, ये 90 तक का ग्राफ रहा। हमें 90 से भी मतलब नहीं है, अभी तो जैसे 18 है ना, तो हम तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 तक जाएगा, लेकिन फिर भी 90 से मतलब हमें तो हम 90 तक बना लेते हैं। ये लो, ये 90 तक बना लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये 45 जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो 45 हो गए। भाई टेबल में भी जब आप देखते हो तो देखो साइन की जब टेबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, 0 1 2 3 4 सभी के अपॉन में 4 लगा दिया, सभी पर अंडर रूट लगा दिया, ऐसे करके साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ऐसे ही अगर कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस की वैल्यू कैसे आती है, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये तो एंगल है किसका, 0 का, ये 30 का, ये 45 का, ये 60 का और ये 90 का। तो 45 पर देख सकते हो कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब अब देखो यहाँ से 0 से साइन इंक्रीज हो रहा है कहाँ तक, 1 तक, 1 से ये डिक्रीज हो रहा है कॉस कहाँ तक,
0 तक। और ये सारी चीज़ हम क्वाड्रेंट में जो कैसे वेरिएबल होते हैं, कैसे वेरिएशन होते हैं इनमें, वो सारी चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 45 पर जाकर के इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, और फिर 45 से पहले कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। लेकिन 45 से जैसे ही आगे जाओगे तो देखो कॉस का ग्राफ तो नीचे आ चुका है और साइन का ऊपर गया है। इसका मतलब साइन की वैल्यू ज़्यादा हो गई 45 से ऊपर और कॉस की वैल्यू कम हो गई। तो ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, ये कितना है, साइन 18 है और ये कॉस 18 है। तो साइन 18 और कॉस 18 तो 45 से कम होता है ना। 18 का मतलब यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ कहीं तो साइन तो छोटा है और कॉस बड़ा है, साइन छोटा है कॉस बड़ा है, इसलिए ये कैसा हो गया, ये सत्य हो गया। आया समझो? तो ऐसे करके ग्राफ की सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री लेस देन साइन 60 डिग्री, 68 डिग्री, साइन 68 डिग्री, और इधर है साइन 18 डिग्री ग्रेटर देन साइन 68 डिग्री। अब साइन नहीं है, अब सॉरी अब कॉस नहीं है, अब अकेला साइन है। तो अकेला साइन है, उसके लिए क्या करेंगे, देखो साइन का ग्राफ बनाया, साइन का ग्राफ बनाया। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे करके ये ग्राफ बनता है। ठीक है, ये 0, ये π/2, ये पाई, यहाँ 3π/2, 2π, ऐसे करके चलता रहता है। अब देखो साइन 18 है और ये साइन 68 है। मैंने क्या बताया कि साइन का जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 90 डिग्री तक ये कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, वर्धमान होता है, मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ होता है, बढ़ता हुआ ग्राफ होता है। तो बढ़ता हुआ ग्राफ है, मतलब π/2 तक ये लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन 0 से लेके इंक्रीज कहाँ तक होता है, साइन 90 तक, साइन 90 तक इंक्रीज होता है। मतलब 0 से और 90 तक जब थीटा की वैल्यू होगी, तो जितना थीटा की वैल्यू कम होगी साइन की वैल्यू उतना ही कम होगी, जितना थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही साइन की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि साइन 68 डिग्री ये तो बड़ा होगा और साइन 18 डिग्री ये छोटा होगा। इसका मतलब ये तो कैसा हुआ, ट्रू यानी सत्य, और ये कैसा हुआ, फॉल्स यानी असत्य। देखो यहाँ पर कोइंसिडेंटली साइन 68 बड़ा हो गया और साइन 18 छोटा हो गया। यहाँ वो वाला दिमाग मत लगा लेना कि सर 18 लेस देन 68 इसलिए ये सत्य हो गया, नहीं। यहाँ पर ये साइन फंक्शन है और साइन इंक्रीजिंग होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये सत्य हुआ है। जरूरी नहीं है, अगर यही साइन की बजाय कॉस के लिए हो जाता तो असत्य हो जाता, फिर ये वाला सत्य होता। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं ये वाला दिमाग लगा लो कि साइन 18 डिग्री छोटा है और 68 डिग्री बड़ा है, इसलिए साइन ये वाला सही हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है साइन 68 डिग्री लेस देन कॉस 68 डिग्री, और दूसरा है साइन 68 डिग्री ग्रेटर देन कॉस 68 डिग्री। अब ग्राफ के थ्रू वापस देखेंगे तो देखो ये तो ग्राफ हुआ π/2 तक किसका, साइन का, और ये ग्राफ हुआ π/2 तक किसका, कॉस का। अब ये π/2 तक का ग्राफ है, मतलब ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कितने का है, 45 डिग्री का है। और यहाँ पर 45 डिग्री से पहले अगर देखो तो देखो पहले ये कॉस का ग्राफ है, ये ब्लू मार्कर से जो है वो किसका है, कॉस का। ठीक है, और ये ब्लैक मार्कर से ये किसका है, साइन का। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 45 वाला जो पॉइंट है इससे पहले कॉस तो बड़ा है, भाई जो ऊपर होगा वही तो बड़ा होगा, तो कॉस तो बड़ा है और साइन छोटा है। तो 45 डिग्री से पहले साइन छोटा होता है, कॉस बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही 45 से आगे जाएंगे तो वहां पर देखो कॉस छोटा हो गया और साइन बड़ा हो गया, कॉस छोटा हो गया साइन बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर 45 से आगे साइन बड़ा होता है, किससे, कॉस से, 45 से आगे। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, 68, 45 से ज्यादा है ना, 45 से ज्यादा है, 68 45 से ज्यादा है, इसलिए
यहाँ पर साइन बड़ा होगा और कॉस छोटा होगा, इसलिए ये कथन है वो सत्य होगा और ये कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये थीटा का ध्यान रखना है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। थीटा का भी ध्यान रखना है, साथ के साथ में क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है। क्वाड्रेंट के थ्रू मैं बता चुका हूँ, जैसे ये सर्कल बनाया हमने और ऐसे करके जो हमने बनाया था, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, और लास्ट क्वेश्चन है cos 18 डिग्री लेस देन cos 68 डिग्री, और इसी का सेकंड है cos 18 डिग्री ग्रेटर देन cos 68 डिग्री। अब देखो ग्राफ, अकेले कॉस का ग्राफ है तो देखो कॉस का जो ग्राफ है ना वो ऐसे बनता है, ये 90 तक का ग्राफ हुआ, आगे नीचे तक जाएगा, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग होने का मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी कॉस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। थीटा की वैल्यू जब 0 थी तो कॉस की वैल्यू कितनी थी, 1। थीटा की वैल्यू जब 90 हुई तो कॉस की वैल्यू कितनी हो गई, 0। मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू घट रही है। थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कॉस की वैल्यू घट रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, कॉस की वैल्यू घट रही है, इसलिए ये वाला कथन सही होगा। थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉस की वैल्यू घट रही है, मतलब यहाँ पर थीटा ज़्यादा है, 68 बड़ा है ना, 68 बड़ा है तो cos 68 कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। भाई 18 से 68 बड़ा है ये हम जानते हैं, लेकिन cos होने की वजह से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए अगर मैं दोनों पर cos लगा दूं तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, अब डिक्रीज हो जाएगी। ग्राफ से पता चल रहा है हमें क्लियर। भाई जैसे ये 0 पर बंद था, 0 पर बंद था, 0 से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मान लो कि यहाँ पर है 18, यहाँ पर 18 डिग्री है और मान लो यहाँ पर 68 डिग्री है, तो देख सकते हैं कि वैल्यू किसकी ज़्यादा है, कॉस में वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 18 की ज़्यादा है ना, इसलिए ये कथन तो कैसा होगा, सत्य, और ये कथन कैसा होगा, असत्य। यानी ये तो होगा फॉल्स और ये होगा ट्रू। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, उम्मीद कर रहा हूँ कि इनके थ्रू आपके समझ में जरूर आया होगा कि कैसे मतलब इनका ग्राफ का यूज करके हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं और आसानी से हम उसका आंसर दे सकते हैं। अभी तो मैंने समझाया है इसलिए ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी, बाकी अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट तुम दिमाग लगाओ कि सर साइन का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है, कॉस का होता है वो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होने की वजह से सर डिक्रीजिंग ग्राफ होने की वजह से ये कथन असत्य हो गया और ये कथन सत्य हो गया। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिस की बात होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा फास्ट तुम कर पाओगे। तो चलिए ये तो बात हुई क्वेश्चंस की। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, व्युत्पन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब व्युत्पन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या मतलब है वो चीज समझो। व्युत्पन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो व्युत्पन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या मतलब है वो चीज समझो। जैसे मान लो अभी तक हमने बात की, 10th क्लास में तुमने पढ़ा भी होगा कि एक टेबल बनाते हैं हम, और उस टेबल के थ्रू हमें 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू मिल जाती है हमें। थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू 30 है तो बाकी सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 45, 60, 90 सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो मैंने कह दिया थीटा की वैल्यू 75 है, अब निकालो। कैसे निकालेंगे, आता ही नहीं सर हमें। मान लो मैंने कह दिया कि थीटा की वैल्यू मान लो जैसे 105 है, अब निकालो, तो आता ही नहीं सर हमें।
तो व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न का मतलब होता है कि थीटा को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, थीटा को कैसे चेंज किया जा सकता है, वही तो उसके व्युत्पन्न होंगे। तो एक एक करके हम ये सारे लेंगे। जैसे मान लो अभी मैंने 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले शायद मैंने समझा दिए, और अगर नहीं समझाए तो एक बार मैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो फॉर्मूले मैंने बताए होंगे या अब बता दूंगा, तो उनमें क्या करते हैं 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो अभी तक 90 माइनस थीटा की बात की थी, लेकिन अब 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये सारी एंगल्स इनकी हम सभी की बात करेंगे। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा, 60 माइनस थीटा, ये कैसे चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो वैसे तो खैर मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें मैंने एक टेबल बनाई हुई है, लेकिन अब बात आएगी कि सर वो टेबल क्या हमें याद करनी है, और मैं कहूँ कि हाँ बिल्कुल याद करनी है, तो फिर आप कहोगे कि सर आपका क्या काम है भाई, अगर सारी चीज़ें ही हमें लर्न करनी है तो आपका क्या काम है? भाई मेरा यहाँ पर काम है समझाना, यहाँ पर मेरा काम क्या है? समझाना। तो मैं समझाऊंगा, और वो चीज़ें अगर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस से फिर वो इतने ज़्यादा ईजी हो जाते हैं कि फिर हमें लर्न करना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक लर्न हो जाते हैं, ठीक है। बाकी उनको ईजी कैसे बनाया जा सकता है, मतलब उनको उनकी प्रैक्टिस करने की बजाय और ज़्यादा ईजी कैसे बनाया जा सकता है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊँगा। अब देखो व्युत्पन्नों में मैं सबसे पहले बात करता हूँ, अगर मैं थीटा की जगह माइनस थीटा रख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मैं थीटा को माइनस थीटा कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने कहा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये अपने पास 6 जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, इनमें अगर मैं थीटा की जगह माइनस थीटा रख दूँ, मतलब मैंने लिख दिया साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा और कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब क्या इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, या माइनस थीटा के साथ में ही रहेगा, या माइनस का कोई प्रभाव पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो देखो बहुत इजी है, समझो। हमने क्वाड्रेंट की बात की थी, क्वाड्रेंट की हमने बात की थी, और क्वाड्रेंट में मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम्हें, ASTC ऑल स्टूडेंट टेक केयर। इसका मतलब क्या था कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो एंगल्स थे या सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे वो सारे कैसे थे इसमें? पॉजिटिव। AS ऑल स्टूडेंट, तो S फॉर साइन, TC यानी यहाँ पर टेन थर्ड में और फोर्थ में कॉस, यही तो था। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे थीटा कैसे रहेंगे? पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, यही तो था। अब देखो इसमें क्या बोला है कि थीटा को मैंने कैसा कर दिया? नेगेटिव कर दिया। थीटा को मैंने कैसा कर दिया? नेगेटिव। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और ये थीटा था, ये थीटा था, तो थीटा नेगेटिव होने का मतलब क्या है भाई? थीटा वैसे तो नेगेटिव होता ही नहीं है, बस उसकी डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं तो डायरेक्शन की वजह से वो नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मुझे थीटा नेगेटिव करना है, मतलब अब ये कहाँ पहुंच जाएगा? देखो अभी तक इसकी जो डायरेक्शन थी वो कैसी थी, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ, ऐसे थी इसकी डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज थी। लेकिन मान लो मैं इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दूं, यानी मैंने ऐसे बना दिया इसको, मैंने इसको ऐसे बना दिया और इसकी डायरेक्शन मैंने कैसे कर दी? क्लॉकवाइज कर दी। तो ये जो थीटा था वो थीटा अब कैसा हो चुका है? माइनस थीटा हो चुका है भाई। ऋणात्मक मैंने पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल दोनों ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट में ही बता दिए। ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने एंगल और ट्रायंगल के बारे में ही समझाया था, तो वहां पर मैंने एंगल के बारे में समझा दिया था कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं एंगल तो कौन सा बनता है? पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? नेगेटिव एंगल बनेगा। तो ये नेगेटिव एंगल हो गया। अब इस नेगेटिव एंगल का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्रिकोणमितीय अनुपातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें पता है ASTC का मतलब क्या होता है? ASTC का मतलब होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। और थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो जाएगा, चतुर्थांश में ही तो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब इसमें केवल कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। कॉस का ही भाई कौन है? सेक है ना। तो अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका भाई सेक भी तो पॉजिटिव ही रहेगा ना।
तो कॉस और सेक ये दोनों तो कैसे रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ थीटा, कॉस तो पॉजिटिव रहेगा इसलिए ये क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा हो जाएगा। टेन ऑफ माइनस थीटा ये भी क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सेक थीटा, सेक कॉस का ही भाई है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा और कोसेक थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक ऑफ थीटा। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी कह देते हैं कि जब थीटा माइनस हो तो साइन पर माइनस बाहर आ जाता है, ऐसे भी कह देते हैं कुछ लोग। कॉस पर थीटा माइनस हो तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऐसे कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं कि कॉस माइनस को खा जाता है। भाई सभी का अपना अपना तरीका होता है समझाने का। बाकी फंडामेंटल मैंने बता दिया है कि क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। थीटा नेगेटिव होने की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने की वजह से यहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस का भाई सेक भी इस पर पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस और सेक ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे कैसे हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी थीटा टेंस टू माइनस थीटा, सॉरी टेंस टू नहीं, थीटा कन्वर्टेड टू माइनस थीटा। थीटा अगर माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात हुई। अभी और भी हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सभी अप्लाइड सभी इन एंगल्स की हम बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि अपना समय समाप्त होने की तरफ है, इसलिए आज की क्लास को तो हमें यहीं विराम देना होगा। बाकी और भी जो थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती हैं उनकी या व्युत्पन्न हो सकती हैं, उनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाई दी हैं तो उनको पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन जारी रखिए, क्योंकि अब आपको पता है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों बहुत जल्दी दोनों की विज्ञप्ति आने वाली है, तो अब अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए तैयारी मजबूत रखिए। तो अगर यहाँ से आपको कोई नई चीज़ मिल रही है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।